तक गूगल वाले आपके फ़ोटोज़ पे कमेंट करते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फूजी फिल्म्स का कैमरा होना, वो भी पुराना, वो एक क्रिएटिव इंसान के पास ही हो सकता है। मम्मी बैठी हुई है इनकी चूल्हे पे खाना बना रही है और वो छोटे भाई को संभाल रहा है, और वो बच्चा खुद इतना बड़ा नहीं है कि वो छोटे भाई को संभाल पाए, उसको खुद चाहिए भी कोई संभालने। आपसे ब्लू टिक कम्युनिटी बहुत खासी जुड़ी हुई है। मतलब आपके काम से रिलेटेड, मतलब आप कुछ फ़ोटोज़ डालते हैं तो बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, उनके स्टोरी पर वो अपलोड करते हैं आपके फ़ोटोज़। इसका क्या कारण है? मैंने उन्हें आपका काम क्यों पसंद आ रहा है? अब आप किसी के लिए ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करना है, तू शादी कर ले, मैं तेरे फोटोज़ खींचूंगा। मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा है रिलीजन। 18,000 से 20,000 सांप और टाइगर और 3 लेपर्ड्स, बाकी नीलगाय, हाइनाज हो गए, लकड़बग्गे, और बाकी छोटे मोटे जानवर हिरन वगैरह चलते रहते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दी अपर्चर मोड। इनका नाम है यश और इन्हें सब हमारे यहाँ पर अपर्चर मोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका काम ही थोड़ा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कैमरे से रिलेटेड है। तो यश, कैसा लग रहा है आज आकर यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत टाइम से अपनी प्लानिंग चल रही थी शूट करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप भी बिजी थे, मैं भी बिजी था। फाइनली अब पॉसिबल हुआ है, तो बढ़िया है। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, जगह आपने बहुत अच्छी चूज़ करी है, मेरे लायक जगह है। वो ये जगह ऐसी है कि हर एक क्रिएटर यहाँ पे आता है। शाहजहाँपुर के तो मैक्सिमम आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। यार, ये नाम अपर्चर मोड यही क्यों रखा आपने? पर्चर मोड इसलिए रखा है क्योंकि मतलब इसका एक ऑनेस्ट सा आंसर ये है कि मैं एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं करता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैंने सबसे पहली चीज़ें सीखी थी कि अगर जैसे कोई फोटोग्राफी करना चाह रहा है स्ट्रीट की, तो मैनुअल मोड पे उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रीट फोटोग्राफी करना। तो किसी ने सजेस्ट किया था कि आप एपर्चर जो होता है, एक कैमरे की सेटिंग होती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका आप अपनी मेन प्रायोरिटी बनाओ, एपर्चर को। तो फिर वैसे ही मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, मैं भी स्ट्रीट का काम कर रहा हूँ, और मैंने ये सोचा कि नाम जो रहता है अपना, जो भी आपका पेज है, आपने जो भी नाम रखा है, तो वो नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मतलब एक बार आपको लोग कम देखेंगे, लेकिन अगर आपका नाम सही है, आपने सही तरीके से रखा है, प्रॉपर वे में रखा है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस अलग पड़ेगा लोगों पे। तो बस इसीलिए मैंने उसी चीज़ को लिंक करके अपर्चर मोड लिख दिया। और मेरा जो पुराना कैमरा था वो केवल अपर्चर मोड ही सपोर्ट करता था, बाकी ख़राब था वो, तो वही चल गया। वो बीच में चेंज करने का सोचा, लेकिन फिर वही चल गया, तो फिर सोचा सेंस नहीं है कुछ चेंज करने का। अच्छा, एक बात और कि मैंने आपके पोस्ट जो आप अपलोड करते हैं उसमें देखा है क्या, विंटेज कैमरास वगैरह रहते हैं। हाँ, वो दादाजी के टाइम के हैं। हाँ, और वो वाकई में बहुत एंटिक पीस है, तो आपने उसी से शुरू करा था? नहीं, एक्चुअली मैंने उससे शुरू नहीं किया था। हाँ, बोल सकते हैं कि अगर मैं सबसे पहले फ़ोटोज़ खींचे लाइफ में जब मैं छोटा था, तब हाँ, उससे मैंने 2-1 बार फ़ोटोज़ खींचे हैं, समझा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद एक फुजी फ़िल्म का कैमरा था, वो मतलब टर्न पॉइंट था एक लाइफ़ के लिए, क्योंकि वो कैमरा यूज़ में नहीं था किसी के घर पे। और मैं मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी उससे ही सीखा हूँ, तो बस उसी उसी यूज़ किया है, फुजी फ़िल्म। अच्छा, घर पे पहले से कैमरा था मतलब? हाँ, घर पे कैमरा था। हाँ, खासकर जैसे आपके पापा को भी शौक है फोटोग्राफी। पापा का भी था, तो बस उनसे ही मेरे मेरे अंदर आया, जीन्स है वो तो, जेनेटिकल हो गया। मतलब क्रिएटिव, पूरा परिवार ही क्रिएटिव है। हाँ, हाँ। आप किस प्रकार की फोटोग्राफी करते हैं? मैं बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी पे ज़्यादा अपना फोकस रखता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप A to Z आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर आपको पीछे का फोटो खींचना है, आपने क्लिक किया, लेकिन आपको सामने खींचने के लिए सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस होना है वो एकदम सुल्तान वाली होनी है। आप मतलब इतने प्रॉपर तरीके से आप अपनी लाइटिंग पे ध्यान दोगे कि उसका जो रिजल्ट है, जो उसका बैकएंड है, वो बहुत प्यारा आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये रहती है, मतलब जो मुझे फ़ायदे में मिली है, वो ये है कि अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो, आप या किसी स्टूडियो में शूट कर रहे हो, तो स्टूडियो में ऐसा रहता है कि लाइटिंग हमेशा प्रॉपर रहती है, एक सेटिंग पे आप फोटोज खींचते हो। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरे लिए सबसे बड़ी टीचिंग है फोटोग्राफी में खुद। और स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब सब कुछ कैंडिड है, यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होना है, आपको हर मोमेंट के लिए एकदम से एक्टिव रहना है। उसके बाद हमारा विजन बढ़ता है, छोटी चीज़ों को देख के, छोटे से एरिया में ही हम तो विजन बढ़ेगा। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ थोड़े टाइम से, जब जब से रील ले रहा है, तो मेरे को सिनेमेटोग्राफी का भी बहुत शौक है, तो बस वो भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको देखा है कि नेचर से रिलेटेड आप बहुत सारे अपलोड्स करते हैं,
तो आपका नेचर से जुड़ाव कैसे हुआ? नेचर से तो जुड़ाव ऐसे हुआ कि पापा फॉरेस्ट में है, तो पापा से इंस्पायर हुआ। मेरी सारी चीज़ों में पापा से इंस्पायर हूँ, फोटोग्राफी में भी और जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें भी। और बाकी मुझे जानवरों के साइड से बहुत ज़्यादा प्यार है बोल सकते हैं। तो कोई सा भी जानवर हो गया, और जानवर मतलब नेचर का बेसिक सोर्स है। अगर हमें पृथ्वी मिली है तो इसकी जो बेसिक सोर्स है वो जानवर है। अगर आज वो नहीं हुआ या नेचर नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो गॉड ने हमें दिया है वो अर्थ ही है। तो बस इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। और मतलब अगर आप ऐसा बोला जाए कि खूबसूरत क्या होता है, चीज़ खूबसूरती क्या होती है, तो वो नेचर ही है। इसके आगे कोई खूबसूरती अच्छी नहीं है। और फोटोग्राफी में आपको खूबसूरती भी दिखाना रहती है, तो बस वो नेचर में टाइम स्पेंड हो गया बहुत सारा। और फोटोग्राफी के टाइम मतलब बोल सकते हैं मैं 5-4 साल से नेचर में ही रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम जब लोग कैफ़े वगैरह जा रहे थे तो मैं जंगल ही जाता था मैक्सिमम टाइम। कहीं ना कहीं हील भी करता है ना नेचर। हील तो करता है, 100% हील करता है। किसी भी चीज़ से आप अगर बाहर आना है, आपका दिन कैसा भी गया लेकिन अगर आपके सामने सनसेट है तो आप बोलोगे वाह यार कितना अच्छा सनसेट है। आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते कि वो चीज़ ब्यूटीफुल है। और हमसे जुड़ी है कहीं ना कहीं नेचर। यस। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि आप जो फोटो क्लिक्स कर रहे हैं उसमें कुछ एक एक्ट फैक्टर है? क्योंकि हर एक क्रिएटर को, देखो, आपको अपनी वैल्यू तो कोई नहीं बताता है, मैंने आप खुद से खुद की वैल्यू नहीं जान सकते हो। वो बात अलग है कि एक आप अलग लेवल का काम कर रहे हो जब आप खुद समझ सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या है। शुरुआत में क्या होता है कि फिर सामने वाला आपको बताता है कि नहीं यार, ये तेरा फोटो अच्छा है, यार इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कभी हुआ या किसी ने कुछ बोला हो ऐसा, या आपको कब लगा कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ? ये ऐसा हुआ था, मतलब पहले विजन इतना क्लियर था नहीं चीज़ों को लेके। मतलब अगर मुझे सामने पेड़ दिख रहा था वो मेरे लिए केवल पेड़ था। अब अगर मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ तो वो चीज़ केवल मेरे लिए केवल एक पेड़ नहीं रही है, वो एक कंपोजिशन रही है पूरी। तो जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी में कभी भी मार्केट में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको सामने वाला हमेशा एक फ़ोटो खींच रहा है। अगर कोई जिसकी प्रोसेसिंग कम है दिमाग की तो वो ये देखेगा कि इसने फ़ोटो खींच के डाला है, लेकिन उसके पूरे पीछे एक स्टोरी है जो मेरे ब्रेन ने प्रोसेस की है। उसके बाद में उस फ़ोटो तक उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चाहे 100% हो पॉसिबल ना हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक प्रोसेसिंग ज़रूर हुई है हर फ़ोटो के पीछे। तो ऐसा हुआ था जैसे स्ट्रीट के टाइम जब हम फ़ोटोज़ खींचे तो हमने सबसे पहले कंपोजिशन सीखी कि अगर अलग एंगल से फ़ोटो लो तो पूरा जो एरिया है उसका, उसकी पूरी चीज़ बदल जाती है एकदम। अगर जैसे आप खड़े हो तो मैं सामने से फ़ोटो लूँगा नॉर्मल रहेगा, उसका एंगल चेंज कर दूँगा तो पूरा एंगल ही चेंज हो जाएगा, स्टोरी चेंज हो जाएगी। वैसे ही था, तो चौक में गणेश जी का फ़ोटो खींचा था, सामने एक अंकल खड़े थे, तो उनका भी सिमिलैरिटीज़ दोनों में काफ़ी थी। गणेश जी के स्टैच्यू में जो उनकी मूर्ति थी और जो अंकल खड़े थे उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा थी। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया वो, तो फिर मैंने वापस से उसको ऐसा सर्कल बना के स्टोरी पे अपलोड किया कि भई आप समझो। फिर लोगों को समझ आया। फिर मुझे लगा कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ को अलग वे में देख रहे हो या उसको आस-पास की चीज़ों से लिंक कर रहे हो, जैसे सिमेट्री हो गया, शेप्स हो गया, कलर्स हो गया, तो वो चीज़ अपने आप में एक बहुत, मतलब आप बोल सकते हो उसकी खूबसूरती +10 बन जाएगी, किसी भी चीज़ की। जैसे आजकल हर कोई क्रिएटर है, हर घर में सभी क्रिएटर है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। खासकर आजकल वीडियोस ज़्यादा चल रही हैं, हाँ। पर आपने फोटोज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर व्यक्ति फ़ोटोज़ क्लिक करता है, किसी के पास अच्छा कैमरा है, किसी के पास बुरा कैमरा है। बहुत बार क्या होता है कि ख़राब कैमरा से फ़ोटो अच्छे आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे कैमरे से भी अच्छे फ़ोटो नहीं आते हैं। तो इसमें ये क्या तालमेल बिठाना पड़ता है इस सब चीज़ों का? क्योंकि हमें क्या क्रिएटर ही देख रहे हैं, तो वो सब इस बात को समझेंगे। तो मेरा पहले तो ये कहना है कि फ़ोटोग्राफ़ी में कभी कोई उस्ताद बन नहीं सका। वो प्रोफ़ेशनल हो सकता है, लेकिन परफ़ेक्ट नहीं हो सकता। फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए तो ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी का कोई एंड ही नहीं है। आपके पास गियर्स चाहे कुछ भी हो, हालाँकि मैटर करता है। मतलब अगर आप ज़माना आगे बढ़ रहा है, आपको बढ़ना पड़ेगा, नई-नई चीज़ों पे स्विच होना पड़ेगा। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी ऐसा है कि कोइंसिडेंट है हर चीज़ के लिए। फ़ोटोग्राफ़ी कोई कभी बचपन से पैदा होके नहीं सीखता कि मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी करना है। वो भी कोइंसिडेंट है, उसके साथ कोइंसिडेंट हुआ, कुछ उसको मज़ा आया फ़ोटोज़ देख के या उसके पीछे की चीज़ें देख के कि कैमरामैन कैसी मेहनत कर रहा है। तो गियर्स तो मैटर इतने कुछ नहीं करते हैं। हालाँकि अगर ये माना जाए तो अ, अगर 100% को हम देखें तो उसमें से 80% आपकी स्किल्स मैटर कर रही है और 20% गियर मैटर कर रहा है। आपको मेनली बहुत रेयर सिचुएशन में आपको ये लगेगा कि काश मेरे पास ये चीज़ होती। वो बहुत रेयर होना है, लेकिन वो भी मैटर करता है क्योंकि आप डिमोटिवेट हो रहे हो उस चीज़ को लेके। आप सामने वाला अगर 2 लोग शूट कर रहे हैं, किसी एक बंदे के पास सारे गियर्स हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे,
आप नई चीज़ों में घुसोगे ही नहीं, क्योंकि आप क्या सोचोगे, आपके पास सामान नहीं है। और रही बात फ़ोटोज़ की, तो हर चीज़ कभी भी कुछ भी अच्छा प्रेज़ेंट कर सकती है। इवन एक छोटा बच्चा, मतलब अगर वो दूध पीता है बच्चा, कभी उसको गलती से कैमरा दे दिया, उसने गलती से बटन दबा दिया और कुछ ऐसी हैपनिंग हो रही है उसके आस-पास और वो कैप्चर हो गई, तो क्या वो अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन गया? क्योंकि वो कोइंसिडेंट है, फ़ोटोग्राफ़ी कोइंसिडेंट है, बस आपको रूल्स सारे याद होना चाहिए। और याद भी नहीं होना चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप कहीं पे भी लाइटिंग मैनेज कर लोगे। मेन गेम तो लाइटिंग का है। और फिर दूसरी चीज़, आपका कंसर्न कितना, आप चीज़ों को लेके कितने अवेयर हो, आपके आस-पास क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे गियर्स मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका ब्रेन मैटर करेगा कि आपकी प्रोसेसिंग कितनी है दिमाग की। अच्छा, जब आप प्रोसेस करते हो, आप जब क्लिक्स करते हो, क्या ध्यान रखते हो? किस चीज़ पे आपका मेन ध्यान रहता है? क्या बाकी सब कुछ बिगड़ जाए पर ये ना बिगड़ना चाहिए? मतलब बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में 2 टेक्निक्स होती है। एक फ़िशिंग होती है, एक हंटिंग होती है। फ़िशिंग में हम क्या करते हैं कि हमारी फ्रेम है, तो हम फ्रेम में चाह रहे हैं कि कोई बंदा आ जाए तो हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, तो एक फ्रेम कंप्लीट हो जाएगी। हंटिंग होती है कि आप चल रहे हो, आपको फटाक से कुछ 1 सेकंड में चीज़ें दिखी, आपको फटाफट उसको प्रोसेस करना है कि मैं कैसी कंपोज़िशन लूँ, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आप शूट कर रहे हो और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में आपके पास टाइम कुछ नहीं है, सामने वाला अपना काम कर रहा है, आपको जाके उसके कैंडिड शॉट्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम फ़िशिंग भी बहुत टाइम कर सकते हैं। फ़िशिंग जो होती है, फ़िशिंग क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे एक बादल है और एक रॉकेट जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रॉकेट बादल को क्रॉस करके जाए, मुझे कैप्चर करना है, तो वो फ़िशिंग हो गया। मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कि मैं रॉकेट का वेट कर रहा हूँ। हंटिंग में क्या हो रहा है कि मेरे को चलता हुआ दिखा, मुझे फटाक से उसको कैप्चर करना है। तो यहाँ पे बस आपकी प्रोसेसिंग ये रहती है कि आप पहले से आपका क्लियर हो माइंडसेट कि आप फ़ोटोज़ किस वे में खींचना चाह रहे हो। अगर हम मार्केट में, मेरे ख्याल से तो आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कोई कर रहा है, तो उसका ब्रेन पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टोरी देना है। आपके आस-पास इतनी चीज़ें हो रही है, मतलब अनगिनत चीज़ें। ये पृथ्वी ज़िंदा है, आप अनगिनत चीज़ें कर सकते हो इस चीज़ों में। तो कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस आपको ये है कि आपका माइंड एकदम सेट होना चाहिए कि मुझे क्या स्टोरी पुट करना है। अच्छा, आप इंस्टा पर आए थे और आपने बहुत पहले अपन जब मिले थे, जब आपने एक बताया था कि आपका एक आईडी हैक हो गई। हाँ, डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। अच्छा, उस पे कितना क्या ट्रैफिक वगैरह था? उस पे रीच बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं रील डाल रहा हूँ तो 15-20 मिनट में 2000 व्यूज़ तो आ जाते थे आराम से। और मेरे ख्याल से वो टाइम ज़्यादा रील बूस्ट भी हो रही थी। हाँ, 1 साल, 1.5 साल पहले की बात है। उसका नाम भी यही था? उसका नाम यशराज 1508 था। वो पहले मेरा पर्सनल अकाउंट था और मेरा जो फ़ोटोग्राफ़ी अकाउंट है वो अलग है और उसका आईडी पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। और वो जब मैंने स्टार्ट किया था 2016-17 का है वो। अच्छा, आप किससे इंस्पायर होके आपने ये करा था? पापा। पापा से? शुरू से ही? हाँ, क्योंकि आप, यार, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फूजी फिल्म्स का कैमरा होना, वो भी पुराना, वो एक क्रिएटिव इंसान के पास ही हो सकता है। हाँ, वो बहुत रेयर चीज़ थी। हालाँकि फुजीफिल्म तो आज भी रेयर है, क्योंकि लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखी है, सोनी, कैनन, निकॉन। जैसे आपने तो यूज़ कर रखा है फूजी फिल्म, क्या अंतर है सोनी और फूजी फिल्म में? अंतर तो कुछ ऐसा कुछ खास अंतर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जैसे प्राइसिंग के ऊपर जाएँ, तो अगर कुछ 1 लाख का कैमरा है और आपके पास 20,000 का कैमरा है, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। बाद में वही बात आ जाती है, 80% स्किल्स, 20% गियर्स। लेकिन फुजी फिल्म्स के कैमरे मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो एक विंटेज पुराने तरीके से, आज भी उनकी जो प्रोसेसिंग है पुराने तरीके से हो रही है, लेकिन वो फास्ट हो रही है। और जब फ़ोटोग्राफ़ी, मतलब जब वायरल हो सकती है, मतलब अपन ऐसा मान सकते हैं, जब फ़ोटोग्राफ़ी वायरल हो रही थी कि यार सबको फ़ोटोग्राफ़ी करना है, सबको कुछ ना कुछ सीखना है, तब सोनी ने हाइप क्रिएट करी कि वो आई फ़ोकस ले आया, बहुत सारी चीज़ें ले आया, कैनन ले आया, फिर मिररलेस कैमरा आ गए। तो फुजी फिल्म बहुत पुराना है। इवन कैनन भी रोल कैमरा से चल रहा है, जब से हम रील्स डालते थे उसके अंदर, देखने वाली नहीं, अपनी ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव्स वाले डालते थे, तब से लेके आज तक वो ग्रो कर रहा है। वैसे ही फुजी फिल्म भी है। फुजी फिल्म की सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि उसके अंदर अगर आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो, आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आपको लॉक्स अच्छे मिल जाएंगे। जैसे एक रॉ फॉर्मेट होता है फोटो का, वैसे वीडियो के लॉक्स फॉर्मेट होते हैं, आपको अच्छे मिल जाएंगे, जिसके पास आपको फ्री स्पेस मिलेगी उसको एडिट करने के लिए। और उसका लुक भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर जो लोग पुरानी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो वो फुजी फिल्म को मेरे ख्याल से चूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसका लुक बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल मैंने देखा है आपको, क्या आप फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं? तो आपका रिलेशन क्लाइंट से कैसा है? मतलब एक तो आपकी उम्र कम है, ऊपर से आपने सबसे अच्छा नेटवर्क बना रखा है, आपको काम भी मिल जाता है, और फिर आप
एक उम्र कम होने के बावजूद आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हैं हर बार, और कैसे आपका वो नेटवर्क हर बार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमें वो सभी देख रहे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी टिप्स मिल सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग या कुछ भी कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए किसी चीज़ में ना घुसें। पैसा कमाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका वहाँ पे शौक है, आप पैसे के साथ अपनी स्किल्स ग्रो कर सकते हो एट अ टाइम। तो वो केवल एक क्रिएटिविटी ही है, मतलब आप आर्टिस्ट हो तो आप क्रिएटिविटी भी एट अ टाइम पे पैसा कमा सकते हो, क्रिएटिविटी भी बढ़ा सकते हो। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो तो आपकी स्किल्स बढ़ रही है। तो रही बात नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने की, तो ऐसा अगर आप आए, आपने मुझसे बोला शूट करना है, मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा, आपको टाइम बता दूंगा जैसा भी मेरे साइड से पॉसिबल होता है। अब मैंने आपको प्राइस बता दिया कि भैया मेरा ये रेट है, मैं इस रेट पे आपका शूट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं रेट के अकॉर्डिंग ही शूट करूँगा, मैं मेरा बेस्ट दूंगा वहाँ पे। बेस्ट का मतलब मैं नई चीज़ ट्राई करूँगा। मैं वहाँ, अगर आपने बोला कि यार नॉर्मल वीडियो बनाना है, तो मैं वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी कर दूंगा आके, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है उस चीज़। और अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना ही है, क्योंकि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप सजेस्ट करोगे दूसरों को। हाँ, वही बात वही है कि किसी, जैसे रोहित शेट्टी भी बोलते हैं कि कोई 1 रुपये आपको दे रहा है तो आप उसको 100 रुपये का काम दो, हाँ, और ऊपर से उस काम को करने में आपको मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो वो तो सोने पे सुहागा। मतलब अभी भी मैं मेंशन नहीं कर सकता लोगों को। कुछ लोग हैं जैसे शाहजहाँपुर में ये काम कर रहे हैं, उनका ऐसा है, अगर जैसे उनको वेडिंग ऑर्डर आया तो वो कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल शूट। मतलब ठीक है, करते हैं लोग बाग जिनको शौक रहता है, मेरे खास दोस्त हैं, भैया लोग भी है थोड़े बहुत पहचान के, वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको वेडिंग ऑर्डर है, कुछ भी आया है, आप अपना बेस्ट दो जो आपके अंदर है, और आप सीखो वहाँ पे, नई नई चीज़ ट्राई करो, क्योंकि और कहीं मौका थोड़ी मिलेगा। अब आप किसी के लिए ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करना है, तो शादी कर ले, मैं तेरे फोटोज़ खींचूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको जो वहाँ पे मिला है आपको वहीं पे करना पड़ेगा, वहीं से आपको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, आपकी जर्नी मतलब खासकर अभी भी चल ही रही है, शुरुआत ही हुई है, फिर भी उसमें जिस हिसाब से आप एक स्टोरी बनाते हैं हर एक फ़ोटो के पीछे, हर एक वीडियो के पीछे, उसका आपका बिगेस्ट चैलेंज पूरी जर्नी का, और ये सब शूट करने के दौरान और ये सब पोस्ट के बाद की कंट्रोवर्सी, पहले की कंट्रोवर्सी, इन सब में बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा, मतलब आप? मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा है रिलीजन। रिलीजन में ऐसा होता है, मतलब मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अभी वापस इस वीडियो के बाद भी लोग आ सकते हैं। बस मेन मेरा ये बोलना है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट के हाथ में वो या तो अच्छी चीज़ दिखा सकता है या बुरी चीज़ दिखा सकता है। अगर आप नफरत ही देखोगे, हमेशा आप हेटरेट देखोगे, तो आपका ब्रेन भी वैसे ही हो जाना है कि यार चीज़ें ही गलत चल रही है। आप पॉजिटिविटी दिखाओगे तो वो, और अब जब इंडिया में, किसी को मेंशन नहीं कर रहा मैं, लेकिन किसी रिलीजन को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी को पता है किसी की चीज़ें छुपी नहीं है, सब एक दूसरे के अगेंस्ट ही है। आप सामने अच्छे इंसान बन रहे हो, आप साफ इंसान बन रहे हो, लेकिन पीठ पीछे सब एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी एक बंदा अपने साइड से एफर्ट दे रहा है छोटा सा, कि वो लोगों के बीच की यूनिटी दिखा रहा है, तो वहाँ पे किसी को एक्शन नहीं लेना चाहिए, उस चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि जब सब जगह नफरत है, एक जगह से कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है, हम भगवान को भी तो मानते हैं, हम उम्मीद के लिए मानते हैं कि हमें उम्मीद की किरण है। जो नास्तिक होते हैं, अगर उनसे डिबेट की जाए तो क्या बोलते हैं, भगवान ने उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण अगर कहीं से आ रही है तो उसको डिने क्यों करना है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ना देखना हो तो मत देखो। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी भी रिलीजन की या कुछ डालने लग जाता हूँ, तो फिर वो बात रिलीजन पे आ जाती है, जबकि मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं रहा कि मैं किसी दूसरी चीज़ को उसके लिए झुकाऊँ, नीचा दिखाऊँ, ऐसा कभी रहा नहीं है। फिर बाकी चीज़ें आती है कि कुछ लोग हैं शाहजहाँपुर में भी, जो मुंह के सामने अच्छे बनते हैं, पीछे खराब बनते हैं, और ये सभी, आप कितने भी बड़े क्रिएटर बन जाओ, इवन आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी टांग खींचना चाहेगा। आप कितने भी आगे जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं वो मुंह के सामने तो अच्छा बनेगा, लेकिन जैसे हम वहाँ से अलग हटे तो आपको दिख जाएगा, मतलब वाइब्स आ जाती है कि कौन कैसा है। कुछ ये सब चैलेंज हैं, बाकी कुछ चैलेंज आते हैं टाइम के, और वही गेयर्स वाले चैलेंज भी आ ही जाते हैं। आपके अगर पेज पर जाते हैं हम, तो हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार इनके पास कभी गियर्स की कमी होगी, क्योंकि ड्रोन शॉट भी मिलेगा हमें उस पर, हर प्रकार के कैमरा से रिलेटेड सारे शॉट अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो ये आप हमेशा मतलब बोरो करते हैं किसी से, या फ्रेंड सर्कल है, या? फ्रेंड सर्कल भी है, बोरो भी करते हैं। हालांकि बोरो का अब तो चला गया सीन, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुझे रेंट लेना पड़ता था हर चीज़ का। कैमरा लाया तो मेरे को रेंट देना पड़ेगा उसको, ड्रोन लाया तो रेंट। अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी है,
अभी पहचान भी हो गई है, नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, तो हो जाती है हेल्प ऐसे। और बाकी ऐसा नहीं, अब तो पूरा ग्रुप बन चुका है, फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, तो वहाँ पे किसी को कुछ ज़रूरत पड़ रही है, इवन इवन मेरे पास कुछ है, मेरे पास स्किल्स है तो मैं स्किल शेयर कर देता हूँ, ऐसा काम है। हाँ मतलब कुछ ही कम ही लोग हैं जो कम्युनिटी को लेके चलते हैं। आपसे ब्लू टिक कम्युनिटी बहुत खासी जुड़ी हुई है, मतलब आपके काम से रिलेटेड, मतलब आप कुछ फ़ोटोज़ डालते हैं तो बड़े बड़े क्रिएटर के कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, उनके स्टोरी पर वो अपलोड करते हैं आपके फ़ोटोज़। इसका क्या कारण है, मैंने उन्हें आपका काम क्यों पसंद आ रहा है? अगर आपकी तरफ से क्या लगता है आपको ये? मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैंने सबको गुरु माना अपना किसी भी चीज़ में, तो मैं तो हर किसी से इंस्पायर हूँ। मतलब अगर छोटा बच्चा स्नैपचैट वाले फ़ोटो खींचते हैं, उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो बड़े क्रिएटर्स हैं वो, ऑनेस्टली तो मैं उनकी मतलब उनको भी सपोर्ट करता हूँ। और हालाँकि आजकल सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप एक हाथ दोगे तो एक हाथ मिलेगा आपको। तो उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है, हालाँकि उनके पास इतनी जनता है कि अगर आप मैटर भी नहीं करते हो, मिलियंस में फॉलोवर उनके। तो और बाकी मेरे पुराने पेज, जो मेरा पुराना पेज था, वहाँ पे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि हम लोग लाइव जॉइन करते थे, ऐसे पहचान थी। तो यहाँ पे मैंने वापस से मेरा इंट्रो करवाया था कि भैया मेरा वो वाला अकाउंट डिलीट हो गया, ऐसे करके थोड़ा सपोर्ट मिल गया। और बाकी फिर अब पता नहीं उनको कुछ तो लगता होगा फ़ोटोज़ में, शायद अच्छा लगा होगा। कुछ फ़ोटोज़ मुझे बेकार लगते हैं पर्सनली, वो किसी और को अच्छे लगते हैं, या सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है चीज़ें देखने का। फ़ोटो मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि एक फ़ोटो है तो वो एक ओपन बुक है, आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, आप उसे उर्दू वाले एक्सेंट में पढ़ो यहाँ से वहाँ, या हिंदी में पढ़ो यहाँ से वहाँ, वो आपकी प्रोसेसिंग है, आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो उनका कुछ होगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि सबके सॉफ्टवेयर्स अलग है। हाँ, तो तो किसी का फास्ट प्रोसेसर है, किसी का स्लो है, तो वो डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है। अच्छा, आपकी प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे अगर आप एक फ़ोटो भी डालते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी होती है जिससे हर कोई उसे समझ सकता है। उसके बारे में बताइए कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है हर एक फ़ोटो के पीछे किसी कहानी का होने का, या किसी वीडियो के पीछे। मैं जब फोटोग्राफी या डिजिटल इस चीज़ों में आया था, डिजिटल आर्ट में, तो उसके पहले मैंने ये सोचा था कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊँगा। पापा भी वही करते थे, मज़े आते थे देख के। डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट मूवी रहती है, शॉर्ट फिल्म रहती है, इंट्रो रहता है, कुछ भी रहता है। उसमें या तो वॉइस ओवर रहेगा, वो आपको समझाएगा कि इस चीज़ में हो क्या रहा है, यहाँ पे सीन क्या क्रिएट हो रहा है। और इवन अब वो चीज़ मैं ये समझाऊँ कि इवन फ़ोटोज़ जो है, फ़ोटो खुद अपने आप में स्टोरी है। मतलब अगर हम हनुमान जी का फ़ोटो देखते हैं तो वो ऐसे पहाड़ लेके जा रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे, मतलब हम ऐसे नहीं देखते उसको केवल पहाड़ और हनुमान जी, हम क्या बोलते हैं कि वो लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ लेके गए, वो पूरी स्टोरी बन गई वहाँ पे। तो वैसी स्टोरी हम फ़ोटोज़ में डाल सकते हैं। और अगर जिस फ़ोटो में स्टोरी नहीं है, हालाँकि सारे फ़ोटोज़ में स्टोरी है कुछ ना कुछ, क्योंकि आपकी आपकी प्रॉब्लम आपको पसंद नहीं आया, लेकिन स्टोरी है। अगर स्नैपचैट से भी खींचा तो उस बंदे ने सोचा तो होगा यार काम करता हूँ बादल अच्छे दिख रहे हैं, वो स्टोरी हो गई कि उसने अपने आप को दिखाया कि मुझे बादल पसंद आए। तो वैसे ही है, जैसे अभी मैंने रिसेंट एक पोस्ट डाली थी बच्चों की, जिसमें मेरे फ्रेंड हैं, खास दोस्त हैं, इंस्टाग्राम ऑनलाइन फ्रेंड ही है, हरीश कुरैशी और ललित चौहान। तो हम लोग सब लोग गए थे शूट पे, तो ऐसे निकल गए तो हमें बहुत सारे बच्चे मिले। वहाँ पे स्टोरी ऐसी क्रिएट हो रही थी कि हमारा जीवन और उनका जीवन बहुत डिफरेंट है सेम टाइम पे। मतलब उस एज में, जब वो छोटा बच्चा है, उस एज में हम लोग मे बी इस टाइम स्कूल जाते थे, या फैमिली के साथ कहीं घूम रहे होंगे, खिलौने से खेल रहे थे, वीडियो गेम्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मम्मी बैठी हुई है इनकी चूल्हे पे खाना बना रही है, और वो छोटे भाई को संभाल रहा है। और वो बच्चा खुद इतना बड़ा नहीं है कि वो छोटे भाई को संभाल पाए, उसको खुद चाहिए भी कोई संभालने वाला। उसके बाद भी वो उसके छोटे भाई की देखभाल कर रहा है। वो एक स्टोरी क्रिएट हो रही थी। तो वहाँ पे उसके बाद भी उनके फेस में स्माइल थी, और मैंने बहुत सारे सेट ऑफ फोटोज़ खींचे, तो वहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर चीज़ दिखी कि यार स्माइल। तो फिर मैंने ऐसा डाला कि क्यूरियस किड्स, तो वहाँ पे वो चीज़ दिख रही कि वो लोग कैमरे को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को आप शायद नेगेटिव वे में ले लें या पॉजिटिव वे में, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि इंडिया में लोग कैमरे को हल्के में नहीं लेते हैं, या तो ऑफेंस हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं। ज़रूरी है, अगर कैमरे को आपने नॉर्मल ले लिया तो फिर अब सब कुछ छोड़ दिया आपने जीवन में, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, केवल आपके पास एक कैमरा है इस दुनिया में जो सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकता है। उसके अलावा आप ना आप अपने दिमाग की चीज़ किसी को दिखा सकते हो, बता सकते हो, वो भी जज कर सकते हैं लोग तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कैमरा है तो आप सब कुछ दिखा सकते हो। तो ऑफेंस होना भी वैलिड सा है उसमें, और एक्साइटेड होना, क्यूरियस होना भी, वो भी वैलिड है। अब इन सारी चीज़ों से भी एक स्टोरी बन रही है कि आप चाहो तो कैमरे से इस तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो कि वो वैसे है नहीं, इवन हो रहा है। मतलब लोग
फैमिली से इतने सेटल्ड नहीं है, उनकी वेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं केवल स्टोरीज क्रिएट करके, फोटोज़ दिखा के। स्टोरीज तो बहुत है, हर चीज़ में आपको स्टोरी मिलेगी। और मेरा भी बेसिक ध्यान तो इस चीज़ में कि मैं गरीबी को दिखाऊँ थोड़ा, मतलब गरीबी नहीं दिखाऊँ, गरीब सबने देखा है, लेकिन वो जो रीज़न है उनके पास गरीबी होने का और वो उसके बाद भी खुश है, मुझे वो दिखाना है। दूसरी चीज़ होती है रिलीजन। मुझे यहाँ पे सेक्युलर जो भी होता है टर्म, लोग मुझे उससे जज कर लेते हैं बहुत बार, अभी भी करते हैं, तो मेरे लिए तो वर्ड ख़राब ही हो गया। मैं सेक्युलर नहीं हूँ, हालांकि मेरा माइंडसेट वैसे ही है। मैं ना आस्तिक भी हूँ, लोगों को लगता है नास्तिक हूँ, क्योंकि मैं मेरे तरीके से सब चीज़ों को मान रहा हूँ। तो अब मैं वही चाह रहा हूँ कि बस किसी भी तरीके से मैं हिंदुज़म जो भी है उसको प्रमोट करूँ एक पॉजिटिव वे में, और इवन कोशिश ऐसी है कि सारे रिलीजन को पॉजिटिव वे में प्रमोट कर सकता हूँ। और वो खासकर आपके पेज पर सभी को दिख भी जाएगा। दिख जाएगा आने वाले टाइम पे, अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मतलब लोगों को कंट्री से जज कर लेते हैं आजकल, सबको पता है, मतलब यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं है, सब अपने हिसाब सबको पता है क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा डर भी नहीं कि कोई दिक्कत होगी, हालांकि चीज़ें दिख जाती है। तो मैंने उसी तरीके से कुछ कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं जिसमें इंडिया और रिलीजन्स दिख रहे हैं, इंडिया और सारे रिलीजन्स दिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंडिया है, उसके बाद सारी चीज़ें। अच्छा, हमको अधिकतर आपके पेज पर सनसेट या सनराइज दिखता है, तो क्या जल्दी उठ जाते हो आप? जल्दी तो नहीं, वो अधिकतर वो सनसेट ही है, क्योंकि शाम को ही फुर्सत मिलती है, फुर्सत तो दिन भर रहती है, लेकिन सनसेट खूबसूरत तो शाम को ही होना है ना, अंत वाला है। तो वो अंत, और यही वाला है, हमारी पास में लोकेशन है यहाँ से थोड़ा सा दूर। अच्छा, आपने अधिकतर ये जो पीछे माउंटेन दिख रहा है छोटा सा है वैसे तो हिल स्टेशन ऑफ शाजापुर। तो वैसे भैरू डुंगरी बोलते हैं उसे, वहाँ पर एक भैरू जी का मंदिर है ऊपर। ड्रोन शॉट्स आपने अधिकतर इस पहाड़ी के आसपास के हैं, इससे क्या प्रेम है आपको? प्रेम ऐसा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जहाँ पे आपके पास सपोर्ट नहीं रहता किसी चीज़ का, और नेचर से मेरा अटैचमेंट बहुत टाइम से है और बहुत गहरा है। और मतलब हम छोटे थे ना, तब से सोचते थे कि यार एक दिन बड़े हो जाएंगे तो अकेले आया करेंगे यहाँ पे, देखेंगे। इवन लाल घाटी जो अपना मेन सिंगल रोड था वो बहुत खूबसूरत लगता था पहले, अब वो नॉर्मल हो गया, रोज़ आना जाना है। तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम से आ रहा था और लाइफ में ऐसी चीज़ हुई कि मैं यहीं पे आके हील हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, नई नई चीज़ें देखी, सीखी, सोए भी हैं पहाड़ों पे। मतलब सो गए, कुछ नहीं है तो सो जाओ, नेट नहीं चल रहा सो जाओ, स्कूल बंक किया, कोचिंग बंक करी, यहाँ पे आ गए, ऐसा सीन था। अच्छा, आपने कैंपिंग करी थी, वो यहीं की थी या बाहर की? कैंपिंग तो 4-5 जगह शाजापुर में 4-5 जगह कर चुके हैं, एक सतगांव के पास भी है, अच्छी जगह है वो भी बहुत, यहाँ पे भी कर चुके हैं। कैंपिंग में क्या ध्यान रखने वाली बात रहती है जो आपने एक्सपीरियंस करा हो अभी तक? कैंपिंग में बस सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हो आपकी सराउंडिंग्स को लेकर, आपके आसपास क्या चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए, आप किस एरिया में कैंप कर रहे हो। और उसके आसपास मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा है, आप कैंप के अंदर रहने वाले हो तो आपको अपने कैंप की जिप्स बंद रखनी है, क्योंकि अगर अंदर कुछ जानवर है तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सामान भी रखे हैं आपने। दूसरी चीज़ होती है आप कैंप किस मौसम में कर रहे हो, और आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ है कि बारिश हो रही तो आपके पास छाता होना चाहिए, अगर गर्मी है तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए कि आपको गर्मी ना लगे। बस ये चीज़ें हैं कुछ ध्यान रखने वाली। बाकी आग होना चाहिए आपके पास, खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बस सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ कुछ। पहली बार कैंपिंग कब करी थी आपने? पहली बार कैंपिंग करी थी बिना टेंट के, मतलब 8 घंटे की कैंपिंग थी, और यहीं पे पास में यहाँ पे तालाब है, बारिश में आता है वो, बहुत खूबसूरत लगता है। तो वहाँ पे हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरे साथ दोस्त भी था, तो उसने मुझे बोला कि यार यहाँ पे अपन कुछ कुछ कर सकते हैं, अच्छा वीडियोस बना सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। सोचा कि ठीक है, तो वीडियोस बनाने के लिए, सोचने के लिए हम आए थे यहाँ पे, बेसिकली आइडिया सोचेंगे। तो हमने कैंपिंग कर ली, इनडायरेक्टली कैंपिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हो गई कि यहाँ पे हमने पोहा पोहा वगैरह बनाया था, तो वो काइंड ऑफ कैंपिंग ही होगी, कुकिंग हुई बस, लेकिन हाँ कैंपिंग ही थी। वही मैं देखता रहता हूँ कि आप पहाड़ पे चढ़ के मटकी में मैगी बना रहे हैं, तो कभी कुछ बना रहे हैं या वीडियोस वगैरह बना रहे हैं? अपने कुछ सारी ऐसी ऐसी प्राकृतिक बेहतरीन बेतहा सुंदर, जो कि शायद किसी को ना मालूम होगा इस सिटी में, ऐसी चीज़ें भी ढूंढनी है। और ख़ासकर मुझे मालूम है क्योंकि ये मुझे ले जाते हैं वहाँ पकड़ के कि यार आप भी देखो, तो वो कैसे हो जाता? वो वैसे ही घूमते रहो, एक्सप्लोर। अगर आपके मन में फोटोग्राफी का कीड़ा है तो आपको घूमने का शौक होना चाहिए, घर पे बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन मेरा तो फोटोग्राफी कहीं पे भी कर सकते हो,
लेकिन अगर आपको नई चीज़ें देखना, एक ही जीवन है, आपके पास कोई पता नहीं है, आजकल की बीमारी समझ ही नहीं आती, आपको सुबह खांसी आई, शाम को अटैक आ गया, समझ ही नहीं आ रहा। और एज भी फैक्टर नहीं कर रही है अब, एज का कोई फैक्टर ही नहीं बचा कि आप किस एज में मरने वाले हो। तो मेरा तो ऐसे ही है कि बस घूमो फिरो, ऐश करो। और शाहजहाँपुर इतना छोटा है सिटी के हिसाब से, लेकिन बाहर के हिसाब से बहुत बड़ा है। और इवन यहाँ पे हर एक छोटा सा जो आपको बल्ला दिख रहा है, पहाड़ जिसको बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं, वो अपने आप में खूबसूरत है टाइम के हिसाब से। अगर हम अभी जहाँ पे बैठे हैं, ये बारिश में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे चल नहीं पाएंगे, कीचड़ रहता है, लेकिन बहुत अच्छा। और जो पीछे पहाड़ी दिख रही है वो भी बारिश में अच्छी लगती है, वो तो सदाबहार है, एवरग्रीन है, किसी भी मौसम में जाओ, क्योंकि तो हाइट है वहाँ पे, हवा चलती है। बस ये चीज़ें हैं। और खूबसूरती बहुत पसंद है यार, मतलब नेचर की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। कोई कितना भी खूबसूरत आदमी, औरत, कुछ भी आ जाए, इसका तोड़ नहीं है। खासकर एक हीलिंग प्रॉपर्टी है और एक कनेक्शन है यूनिवर्स का, और वो जोड़ देती है। हाँ, और यहाँ से हॉरिजॉन दिखता है भैया, मतलब सनसेट देख लो आप, सनराइज़ देख लो। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को यही लगता है इस चीज़ का, सबसे बेस्ट पार्ट कि सब कुछ है। अच्छा, मैं देखता हूँ आपको कि आपको नेचर से प्यार है, आपको सांपों से प्यार है, आपको जानवरों से प्यार है, तो आप सांप को मतलब क्या कहते हैं, मतलब उसको बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि इस उम्र में खासकर मैं आपके पापा को जानता हूँ कि यार जो सांप पकड़ते हैं अंकल है ना, हाँ ये उनका लड़का है। तो उस हिसाब से पूरे शाहजहाँपुर में यही बातें, पूरी सिटी में यही बातें होती है। तो आपकी शुरुआत कैसे हो गई? आपने कब पहली बार सांप को पकड़ना सीखा? कैसे सब कुछ सीखा कि उसको चोटना है और ये सब जो भी है? पहले पापा से इंस्पायर हुआ उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो मैंने उनका कंसर्न देखा था जानवरों के लिए, और मेरे को भी है कहीं ना कहीं डीप में कि नेचर बहुत बड़ी चीज़ है। तो कंसर्न देख के मैं इंस्पायर हुआ। और पहले तो जोश था कि हाँ पकड़ लेंगे हम भी, क्या है, डंडे से तो पकड़ना है, वो चीज़ है। पहले मैंने बहुत बार, मतलब शायद मुझसे गलती हुई या कुछ भी हुआ, मैंने सांपों को जब भी पकड़ा तो वो एक सही तरीका नहीं था, वो तरीका शायद सही नहीं हो सकता है, लूप वाला तरीका हो सकता है। इंस्पिरेशन तो पापा से मिली है हर चीज़ के लिए, लेकिन पापा के पास अलग वे है, मैं बच्चा हूँ, मेरे पास अलग वे है। तो और नॉलेज भी उनको ज़्यादा था। तो बस मैंने पहले सीखा है चीज़ें को। और ऐसा नहीं कि मैं रेस्क्यू, ऐसा नहीं, मतलब रेगुलर बेसिस पे, बहुत रेयर केसेस पे रेस्क्यू का कभी ऐसा लगता है, बहुत जहाँ पे सामने वाला जो सांप है वो खतरे में, या कोई सी भी स्पीशीज है, मतलब सांप ही जरूरी नहीं, कोई सा भी जानवर है वो खतरे में है, क्योंकि उनके पास तो मुंह नहीं है बोलने के लिए, हम तो चिल्ला देते हैं, उनके पास एक्शंस नहीं, वो केवल आपको काट सकते हैं। तो आपके लिए खतरा तब है जब आप उनके लिए खतरा हो, आगे से आपके लिए खतरा नहीं है वो। तो ये चीज़ें हैं। और उनको रेस्क्यू करना, मतलब पहले तो मैं अपने हिसाब से करता था, फिर वत्सल भैया हैं हमारे, वत्सल विश्वकर्मा, तो वो जूनागढ़ में रह चुके हैं और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, एनजीओ में भी जुड़े हैं और फॉरेस्ट वालों के साथ रहते थे। जूनागढ़ बहुत बड़ा एक जंगल है वहाँ पे, तो गिर नेशनल पार्क, तो वहाँ पे उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई इस चीज़ के बारे में। और हैंड हैंडलिंग मेरे को उनसे ही सीखा हूँ मैं, वत्सल वैसे, आज भी गुरु है मेरे वो। अभी तक कितने रेस्क्यू करे हैं आपके पापा ने? पापा ने सांपों को अगर देखा जाए तो 18,000 से 20,000 सांप, और टाइगर, और 3 लेपर्ड्स, बाकी नीलगाय, हाइनाज हो गए, लकड़बग्गे, और बाकी छोटे मोटे जानवर, हिरन वगैरह चलते रहते हैं। और आपने? सांप ही मिले, और कबूतर, रैबिट्स, हिरन मिला था एक बार तो वो फॉरेस्ट में दे दिया, एक बार पेंगुलिन मिला था एक गांव में, वो भी फॉरेस्ट में दे दिया। एक बात मैं आपसे पूछना रह गया कि जैसे फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें एक तो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और एक कंसेंट होता है कि सामने वाले का कितना कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, कोई चीज़ कैंडिड ले रहे हैं तो पहले आपने ले लिया, फिर उनसे परमिशन ले ली कि मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले पूछना ज़्यादा बेटर। बेटर होता है। वो कहाँ तक मतलब कितना ज़रूरी है, खासकर सारे क्रिएटर्स के लिए? पहले पूछ के फ़ोटोज़ लेना, तो वो आपने कैंडिड मूवमेंट को वहीं पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप सामने वाले को पोज दे रहे हो। आपने पूछ के बताया, भले वो पोज आपने बोला नहीं कि तू ऐसा मूव दे, लेकिन वो स्माइल तो देगा उसके हिसाब से, आपने कैंडिड मूवमेंट ख़त्म कर दी वहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि आप किसी किसी चीज़ों में या किसी किसी पार्ट में आप परमिशन ले सकते हो। जैसे शाहजहाँपुर में मैंने फ़ोटो खींचा था, जिसके लिए अवार्ड भी मिला था मुझे। तो वहाँ पे ऐसा था, दिवाली का मार्केट लगा था, और एक चाचा थे, चच्चा बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा, अंकल फ़ोटो ले लूँ आपका? मैंने बोला ले लो। मैं भी छोटा था उस टाइम।
तो वो फ़ोटो लिया, तो उनको मैंने अवेयर कर दिया था कि मैं आपके फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को स्माइल दी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो रंगोली बेच रहे हैं, तो उनके हाथ में चाय का कप है, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्माइल रखो, कि आप अपने काम से खुश हो। ये मेरी स्टोरी थी। तो उन्होंने स्माइल दी। तो वहाँ पे मैंने पूछ के किया, तो हर चीज़ का एक लिंक होता है। आपको अगर कुछ भी आप फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ भी करो, तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, पर्टिकुलर रीज़न। तुक्के सबसे लग जाते हैं, लेकिन एक रीज़न होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या, और बहुत बार मतलब मैंने ऐसा सुना है कि शायद, मुझे पता नहीं है इतना अभी, कि किसी के फ़ोटोज़ बिना परमिशन के डालना गैर कानूनी, इल्लीगल है, कि मुझे ऐसा लगता है। तो अब आप एक चीज़ कर सकते हो, आप कंपोज़िशन में उनको छुपा दो, कि लोगों का ध्यान कंपोज़िशन में जाए। वो चेहरे को जज नहीं करे कि कौन है, कंपोज़िशन से आप छुपा सकते हो। ये चीज़ें कुछ कर सकते हो, हालाँकि परमिशन ले लें, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एक ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो आपने पहले कैंडिडेट ले लिया है, उसके बाद उनसे परमिशन हाँ, लेना। आप दिखा सकते हो उनको। आपने फ़ोटो ले लिया, दिखा सकते हो बिल्कुल आराम से। और अगर फेस नहीं दिख रहा उस फ़ोटो में, तो फिर बिंदास आप क्लिक करो, फिर कोई समस्या नहीं। तो वो एक ज़रूरी पार्ट है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी बात है, बहुत। क्योंकि अभी मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी मीडिया से जुड़ूँ और जर्नलिज़्म का या तो डिप्लोमा ले लूँ या कुछ तो कर लूँ। एक आईडी कार्ड रह जाए मेरे पास, कि मैं कहीं पे भी कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए, मेरे साइड से लीगल रहे वो। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है कि 1 साल पहले एक फ़ोटो डाला था, वो 1 साल बाद एक बंदा डिलीट करवाने आया। फिर एक दशहरे वाले दिन रावण के फ़ोटो डाले थे, जिसमें रावण के फेस की जगह एक दूसरे बंदे का फेस था, तो वो भी कॉल-वॉल करके गाली-गलौज करने लग गया। अरे ठीक है, गलती मेरी है उसमें, लेकिन मेरे को मज़ा भी आ रहा था। फिर क्या दिक्कत है भाई, इतना अच्छा लग रहा है तो। बहुत बहस हुई, फिर मैंने अभी भी डिलीट नहीं किया, आर्चीव में रखा है, टॉप सीक्रेट है। हालाँकि दिख नहीं रहा भाई तेरे को, फिर भी। तो ये चीज़ें हैं, कंसल्ट तो आपको लेना पड़ेगा। इवन मेरा तो मानना है, आप प्रॉपर तरीके से रहो, क्योंकि सुताई हो गई और आपके पास महँगे गियर्स रहते हैं, उनको उसकी कीमत नहीं पता है आप कैसे लाए हो। 2-2 लाख के कैमरे, 1-1 लाख के कैमरे, और टूट गए, फिर क्या करोगे? तो आप कम से कम अवेयर तो रहो चीज़ों से। बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ फोटोज़ में बिना पोस्ट प्रोडक्शन के भी अपलोड किए जा सकते हैं। इसमें स्टोरी क्लियर विज़िबल हो। उस क्या रोल रहता है पोस्ट प्रोडक्शन का कि हाँ, इसमें यार ये तो करना ज़रूरी है? हमारा एक बहुत गलत चीज़ हो गई हमारी लाइफ में। हमने खूबसूरती हमेशा उस चीज़ को देखी है, माना है, जो ह्यूमन नेचर ही बन चुका है शायद से, जो एक्सपेंसिव लगता है, हमने उसको हमेशा अच्छा माना है। ये चीज़ गलत है। हालाँकि प्रोसेसिंग मैटर करती है। प्रोसेसिंग में आप, लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि क्वालिटी क्वालिटी तो मैटर कर रही है, हर चीज़ में कर रही है क्वालिटी मैटर, लेकिन क्वालिटी आपके काम में भी मैटर होना चाहिए। पोस्ट प्रोसेसिंग का ऐसा है, अगर जैसे मुझे सनसेट का फ़ोटो खींचना है, तो वहाँ पे एक मेरे को गोल्डन आवर वाला सीन है, तो मुझे थोड़ा-सा क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर लो करना, हाई करना पड़ेगा, गोल्ड सा थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। वो सब कर सकते हैं प्रोसेसिंग में। और मुझे खुद इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है फ़ोटोज़ की। मतलब मेरे को कलर ग्रेडिंग और ये सब अभी आता नहीं है। हमारे गुरु हरीश भैया, उनसे सीखेंगे किसी दिन, समय मिला तो। नहीं आते हुए भी इतने अच्छे फोटोज लगते हैं, मतलब तुक्का लग रहा होगा, ये समझ सकते हैं आप। अभी मैं सीख रहा हूँ थोड़ा, 4-5 फ़ोटो से मेरे को थोड़ा समझ आया कि अब मेरे को लाइट कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ कम करना है। बाकी मेरे को जो जम रहा है मैं करता जा रहा हूँ उसमें। ऐसे ही सीखता है आदमी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ, खासकर ड्रोन हो गया और जो आप महंगे कैमरा जो यूज़ करते हैं उनके बारे में थोड़ा? सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो मुझे कैनन 700D का है, क्योंकि वो पापा के एक फ्रेंड का कैमरा था और मैं हमेशा उनसे लेता था। तो ऑटो मोड से 1 महीना ऑटो मोड पे काम किया, फिर दूसरे महीने मैनुअल पे सीखा, फिर धीरे-धीरे परफेक्शन आया। और मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पास कैमरा नहीं था। क्योंकि जब मेरे पास कैमरा नहीं था ना, तो मैं हर सबसे मैंने रेंट पे लिया, अलग-अलग कैमरा मेरे हाथ में, अलग-अलग लोगों के थ्रू आए। मतलब उसमें मैं लोगों को भी समझा, क्या अलग-अलग कैमरा भी समझा कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट है। हालाँकि वो अपन शब्दों से, मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरे अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन-सा बेटर है, कौन-सा नहीं है। कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब मुझे मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है अभी। शब्दों में समझ नहीं है कि मैं उसको कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के। लेकिन हर चीज़ अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। हर गियर्स का अपना-अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो वो चीज़ें हैं। और मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास कैमरा नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों पे ट्राई करने का मौका मिला। कुछ लोग एक ही चीज़ पे स्विच हो जाता है कि मैं निकॉन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपने अपनी जो लिमिट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो आपने उसको एक लिमिटेड वे में, और मतलब क्या बोल सकते हो उसको, आपने ऐसा पैक सा कर दिया है। आप उस चीज़ में बंध के रह गए हो, और मेरा ये मानना है कि आपको खुल के रहना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी में तो रहना चाहिए, ओपन स्टेज है। आपको हर चीज़ यूज़ करना आना चाहिए। सब कुछ, सीमा है ही नहीं, कुछ सीमा नहीं है।
आप लिमिट के बियॉन्ड जा सकते हो। और लिमिट नाम की चीज़ ही नहीं है। आप मतलब अगर कोई बोलता है ना कि मैं तेरे से अच्छा फोटोग्राफर हूँ, तो मैं बोलता अच्छी बात है। मैं तेरे से बेकार हूँ, तो मैं बोलता हूँ अच्छी बात है। क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। आप किसी एक लाइन को ऐसा उस लाइन खींच के आप ये नहीं बोल सकते कि तू इसके आगे है या मैं, क्योंकि लाइन है ही नहीं। नो लिमिट्स। क्रिएटिव ब्लॉक आता है, सबके फील्ड में आता समस्या सबसे बड़ी। है। आजकल के क्रिएटर सबके साथ आता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ अक्सर होता है। मतलब ये इशू बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी कोई बड़ी डील नहीं है कि बहुत रेयर हो रहा है। कुछ लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, और आइडिया की भी एक टाइम होता है कि जब आप चीज़ों में नए नए घुसते हो तो आपके अंदर एक डेडिकेशन रहता है कि आप फटाफट नई नई चीज़ें सोच रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास बहुत कुछ हो जाता है, आप बहुत कुछ कर लिए, फिर उसके बाद आप कन्फ्यूज़ हो, अब क्या करें। तो अभी जैसे 26 जनवरी पे सीन था, तो 26 जनवरी का भी मेरे पास पहले से कुछ कुछ डाटा था, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। फिर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आया, उसके पहले मैं एकदम ब्लॉक था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या करूँ। और फिजिकली भी मैं इतना मतलब कैपेबल नहीं था कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, शूट कर पाऊँ। लेकिन फिर भी जैसे आइडिया आया तो मैं सब कुछ मैंने पॉसिबल किया कि मैं वहाँ पे शूट करके आऊँ। शूट भी किया, बढ़िया हुआ। तो चीज़ें सडन नहीं होना है, यहाँ पे ब्लॉक आना एक नॉर्मल सी चीज़ है, और इससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपके पास ब्लॉक आना है तो आप ब्लॉक पे अपना क्रिएटिविटी दिखा दो। अगर जैसे मेरे को ब्लॉक आ रहा है तो मैं ये करना दूंगा, भाई मेरे उसमें ब्लॉक आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ हो सकती है। कभी ब्लॉकेज से रोकना नहीं है। अच्छा, आइडियाज़ वगैरह कहाँ पर आते हैं आपको? बहुत सारी जगह। ऐसा कुछ नहीं, कभी भी आ जाता है? कभी भी, कभी भी। मतलब सो रहे हैं तो सोच लिए कुछ, या कुछ भी चीज़ दिख गई। जैसे कभी गाने सुन रहे हैं, मेरे यहाँ पे लगा ही रहता है, गाने चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो कोई सा भी गाना आया तो वो एक पूरी वाइब्स, अगर जैसे कोई सा गाना रिलेट करता है, जैसे बहुत पहले जब छोटे थे अपन, तो हम कार्टून्स देखते थे। अगर अब वो गाना वापस हमको कार्टून का कोई सा भी जो इंट्रो होता है वो बजता है, तो हमें वो बचपन वाली वाइब से रहती है। तो वहाँ पे स्टोरी क्रिएट हो रही है कि हम बचपन में ऐसे थे, हमने ये किया वो किया। तो बस ऐसी स्टोरीज भी क्रिएट हो जाती है, आइडियाज़ भी आ जाते हैं और गाना भी आ जाता है। तो मेरे लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ी चीज़ है। साउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे आपने मुझे बहुत बार समझाया। साउंड बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप जैसे हमारे ऑडियंस में से बहुत सारे अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, तो जैसे उनके पास कुछ, जैसे आपके पास नहीं थी हर सारी सुविधाएं, फिर भी आप कैसे न कैसे करके किसी टूल का प्रयोग करा आपने, कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करा, कुछ एक बेसिक टिप्स अगर उनको दे दे तो अगर किसी का बजट अच्छा है, किसी की जेब गर्म है, किसी की बजट अच्छा है, तो वो मेरे हिसाब से तो आप कैमरे पे स्विच हो जाओ। और अभी जाना चाहते हो तो मिररलेस में जाओ। मिररलेस कैमरा सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि अभी रील ले रहा है, तो आप मतलब वीडियो के साइड लोगों का कंसंट्रेशन ज़्यादा जा रहा है। तो मिररलेस कैमरा आपको 4K का सपोर्ट देगा वीडियोस बनाने के लिए भी, और हल्का भी होता है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। मतलब पैसों के मामले में नहीं है, लेकिन छोटा है साइज़, उसका वेट भी कम है, आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। और इतना कुछ बड़ी चीज़ भी नहीं कि आप उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें एक्सप्लोर करने के लिए। और जो जिनके पास नहीं हो पा रहा है अभी पॉसिबल कि वो कैमरा वगैरह ले पाए, तो जो है उससे शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे शुरू करोगे ना, अगर मेरे पास भी नहीं था इतना कुछ, मैं भी फ़ोन से फोटोज़ खींचता था, लेकिन किसी को मेरा काम अच्छा लगा, उसको मेरे पे ट्रस्ट हुआ, तो उसने मुझे कैमरा दिया। फिर उसको कैमरा सही सलामत वापस लौटा दिया मैंने, तो उसको वापस ट्रस्ट हुआ, तो ऐसे बॉन्डिंग हो गई, फिर दोस्ती हो गई, फिर हम साथ में काम करने लग गए। अब ये चीज़ें सबके साथ होना है, और कम्युनिटी के साथ चलो ज़्यादा बेटर है। अगर आप अकेले जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं उस चीज़ का अकेले आगे बढ़ने का। सबको साथ में लेके चलेंगे तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी है कि आपको सपोर्ट चाहिए। इंस्टाग्राम है, मतलब अगर आपकी किराने की दुकान है तो आप नकली ग्राहक नहीं रख सकते। जैसे आपने बहुत से लोग करते हैं ना कि फॉलोवर्स बढ़ा लिए, तो आपकी किराने की दुकान में आपने आपके ग्राहक रखे हैं, तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। आपको कम्युनिटी ऐसी बिल्ड करना है कि लोग आपके अकाउंट पे आए और वो जेन्युइनली फील करें, तो वो फॉलो करेंगे। ना भी करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मेरा ये भी मैटर नहीं करता है कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है या फॉलोवर्स कम है, ये मैटर नहीं करता। जिसको पसंद है वो फॉलो करेगा, जिसको नहीं पसंद है नहीं करेगा, और चॉइस होती है। और फोटोग्राफी में बहुत बड़ी चीज़ है कि वही बात है ना कि किसी को आपकी फ़ोटो में कुछ और दिख रहा है, तो किसी को उसमें लड़ाई दंगे दिख रहे हैं, या किसी को कुछ और दिख रहा है। ये चीज़ है। एडिटिंग टूल्स के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ? एडिटिंग तो मैंने स्टार्ट किया था पिक्सआर्ट से, क्योंकि हर एक बंदा स्टार्ट करता है उसकी लाइफ में। अब मेरे ख्याल से तब तो सभी कर ही रहे हैं। तो पिक्सआर्ट से स्टार्ट किया था, फिर धीरे से लाइटरूम इंट्रोड्यूस हुआ, तो लाइटरूम भी पेड वाला था, और पेड वाले फीचर्स हमको यूज़ करते भी नहीं आते थे, तो हमने खरीदे भी नहीं ना, हमने कभी क्रैक वर्जन डाउनलोड किया। लेकिन फिर अभी
1 साल हो गया समथिंग, तो 1 साल से क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ लाइट रूम का। वीडियो के लिए तो वी एन ऐप बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो वी एन ऐप बेस्ट है। और तो बस इतना कुछ खास नहीं है, अभी तो फ़ोन पे ही काम कर रहा हूँ अभी, और इवन फोटोशॉप वगैरह मेरे को यूज़ करते नहीं आता है ना, बड़े ऐप जो भी होते हैं यूज़ करते नहीं आता, बस कर रहे हैं काम। अरे बात वो आ जाती ना, काम कर रहा है व्यक्ति और ये सब चीज़ें तो इतनी मैटर भी नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आप जुगाड़ निकाल ही लोगे उसका। खुलते जाता है। और मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता है कि मेरे पास जो फ़ोन है मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो वो मतलब मैंने अभी कैप्चर किया, अभी एडिट किया, मैंने डाल दिया, तो उसमें मेरे को इतना मगजमारी नहीं कि मेरे को डाटा डालना है नहीं डालना है। क्या गूगल वाले आपके फोटोज़ पे कमेंट करते हैं? बस वो मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को, बस लेकिन एम्बेसडर नहीं बना रहे, अगर वो बना देना तो बस माला माल। हाँ, मैंने ये भी एक बड़ी बात है। और क्या यार, गूगल आपके फ़ोटोज़ पे कमेंट कर रहा है कि यार क्या बात है। हाँ वो मैं मतलब टैग भी डाल देता हूँ शायद, लेकिन जो भी अच्छा है, अच्छी चीज़ है। कैसा लगता है जब उधर से कमेंट वगैरह आते हैं तो आप? बहुत मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है भाई तुम्हारा ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दो साथ में, प्रमोशन ही दे दो क्या जा रहा है। हाँ हाँ, मतलब सपोर्ट करना ही चाहिए। कमेंट भी काफ़ी है, मतलब मोटिवेशन दे रहा, बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम पे डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। जैसे कि आप आपकी पापा की लाइफ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, कभी उनसे ऐसा कुछ तारीफ मिली है? वैसे तो मेरे और पापा का बॉन्ड मतलब ऐसा नहीं रहा है कभी कि हम लोग फ्रेंड जोन टाइप नहीं रहे, जैसे बहुत से लोग रहते हैं ना एकदम कंधे में हाथ रख के घूम रहे हैं, और मैं चाहता भी नहीं वैसा कुछ हो मेरे साथ, तो क्योंकि बाप बेटों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, ज़रूरी भी है। तो अब डिस्टेंस है तो डर भी है, इज्जत का भी डर है, ये चीज़ें हैं। अब इज्जत के डर में ऐसा है कि कभी एक मेरे को सर्टिफिकेट मिला था मेरे बर्थडे वाले दिन ही, 2020 में, सॉरी 21 में, तो पापा को दिखाया मैंने, तो उन्होंने मेरे को तारीफ़ नहीं की मेरी कि बहुत अच्छा है, गुड बॉय, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस उन्होंने क्या किया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया वो। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो, और मैं उसको कम से कम मैंने दिन में 10-15 बार देखा खोल-खोल के। मैं वहीं पे खुश हो गया था, और मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे कुछ की इंस्पिरेशन, और पापा अगर मेरे को तारीफ़ भी कर देंगे ना, तो मैं नहीं चाहता, मज़ा नहीं आएगा। मैं सह नहीं पाऊँगा उस चीज़ को। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुछ एनर्जीज़ होती है। तो आप इतने कैपेबल होना चाहिए कि अगर आप ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप किसी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर पाओ, क्योंकि वो आपको ब्लास्ट भी कर सकती है। तो अगर पापा के मुँह से मेरी तारीफ़ मेरे को ब्लास्ट कर देती है, और मैं इस चीज़ में इमोशनल होना नहीं चाहता हूँ फिर बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में। फिर मेरे को शर्म आती है, मतलब हमारा बॉन्ड बहुत अलग है, अलग ही है, और बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं तो मानता हूँ। अच्छा, एक आपने अभी बात करी मेडिटेशन की, मुझे ध्यान आ रहा है कि आप एक क्रिएटर की लाइफ में मेडिटेशन का क्या रोल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग टाइम पर मेडिटेट करते हो। अभी बहुत टाइम से तो छूट चुकी है चीज़ें, तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा तो पर्सनली मानना है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब एक की है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, आप आर्ट ऑफ लिविंग बोल सकते हैं उसको, मतलब यूट्यूब पे चैनल भी है, वहीं से मुझे याद आया। तो आर्ट ऑफ लिविंग है, ओवरऑल इनर इंजीनियरिंग बोल सकते हो, और ज़रूरी ये चीज़ है। मतलब अभी का जो चीज़ है, फैमिली में इश्यूज़ चलते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमारे मन में हमेशा गुस्सा रहता, मेरे मन में बहुत है। मैं थोड़े टाइम पहले बहुत काम था हर चीज़ को लेके, मतलब पेशेंस इतना था कि कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेट इट बी, जो भी चल रहा है लाइफ में। अब ऐसा हो गया है कि अब मैं बिल्कुल छोटी सी कोई चीज़ हुई तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा एंगर आ चुका है। अब मेरे को वापस मेडिटेशन शुरू करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, या मैं खुद निकाल नहीं रहा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। इंस्टा टाइमिंग क्या है, स्क्रीन टाइमिंग कितनी होगी? स्क्रीन टाइमिंग 15 घंटे 15 घंटे? फ़ोन का है, जिसमें से 80% 90% मान सकते हैं इंस्टाग्राम ही है। सब ऐसा कर रहे हैं कि इंस्टा से इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग क्रिएटर से, 4-5 अलग क्रिएटर से इन्फ्लुएंस हुए और उनको मिक्स करके उन्होंने अपने खुद की कोई चीज़ क्लिक कर दी या पोस्ट कर दी। ये सही है या गलत है? कॉपी करना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इंस्पिरेशन तो लेना ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कुछ चीज़ें रहती है कि आपको सामने से मिलेगी। तो कॉपी करना ऐसा कि आप सेम टू सेम वही कर रहे हो, वो गलत है। आप जब दूसरों की चीज़ें करते रह जाओगे तो आप वहाँ पे भी लिमिट हो गए, आपने लिमिट, आप लिमिट में हो। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, आपने अपनी चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी कब निकालोगे आप बाहर? अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा 80% ला रहा है, तो आप ये ट्राई करते हो कि मैं 90 लाऊं, तो आपकी सक्सेस नहीं है उसमें, क्योंकि कल को वो 93 ले आएगा, तो आपकी सक्सेस सामने वाले पे डिपेंड है, और सामने वाले पे कब तक डिपेंड रहोगे आप?
वो चीज़ें हैं कि आपको अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप सीखो, समझो। थोड़ा टाइम चलती ही चीज़ें, मैंने भी करी है। क्यों चलती है? क्योंकि अब आपके पास कुछ चीज़ें ही नहीं ना, आप पहली बार कर रहे हो, आपको वही करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप नई चीज़ भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद, सीखने के बाद एटलीस्ट, या आप बिगिनर हो, आप एक स्टेज पे हो कि आप सीख रहे हो धीरे-धीरे, वहीं से आपको खुद के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए और आपकी इंस्पिरेशन खुद होना चाहिए। आपको अपने मन की स्टोरीज़, अपने मन में जो भी चीज़ है, अगर आप, मेरा ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ मैं रोड पे जाऊँ और मुझे गरीब दिख जाए, तो मैं फ़ोटो खींच लूँगा, वो गलत है। आप गरीब ही गरीब क्यों खींच रहे हो? मैं भी खींचता हूँ, लेकिन गरीब ही गरीब, उसके हर चीज़ का एक वे होता है प्रेज़ेंट करने का। केवल फ़ोटोज़ में ब्लर देना, इससे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं होती। एक स्टोरी होना चाहिए, एक प्रॉपर कैप्शन होना चाहिए फ़ोटो का। हालाँकि कैप्शन लोग पढ़ते नहीं, इसलिए कोशिश ऐसी करो कि फ़ोटोज़ में वो चीज़ें ज़्यादा दिखे। बस यही चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। तो काम कॉपी करना गलत नहीं है, इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए, अगर आप उसको ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक उसको खींचोगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बंद कर चुके हो। फिर सेंस ही नहीं, आप फ़ोटोग्राफ़ी छोड़ दो। कोई सा भी आर्ट, अगर आर्टिस्ट की बात करें तो किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी आर्ट फील्ड में अगर आप कॉपी ही कर रहे हो, तो फिर आपका सक्सेस रेट 0 है। आपका जो इंस्टा पेज है वो हर किसी को इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती है, आपका कैसे हुआ था? मैं कंसिस्टेंट फ़ोटोज़ खींचता था, डेली बेसिस पे डालता था, और शाहजहाँपुर में रहना था, तो शाहजहाँपुर का ही कंटेंट ज़्यादा डाला, तो वो लोगों को एकदम हार्ट पे लगा। तो और सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा मिला है वो शाहजहाँपुर शहर, क्योंकि अगर वो पेज नहीं होता ना, तो मेरे पास ना रीच आती, ना लोग मेरे को जानते। क्योंकि मतलब ऑनेस्टली शाहजहाँपुर शहर को सब फॉलो करते हैं, करेंगे भी, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा पेज है जो मेरा मानना है कि सबसे सक्सेस पेज है शाहजहाँपुर का, शाहजहाँपुर शहर। अधिकतर लोगों को डाउट होता है कि वो मैं हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और अगर आपको सबूत चाहिए तो वो मैं शाहजहाँपुर शहर वाले से ही बात करके हम किसी दिन लाइव आएँगे। अब वो आप समझ लेना, बात की देखा जाएगा जैसा भी है। वो पेज मेरा नहीं है, हालाँकि वो बहुत अच्छा, जो भी उस पेज को ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट किया है। और मुझे अकेले को नहीं, मतलब उन्हें भी बहुत सारी इंस्टाग्राम वो भी चला रहे हैं, उनको भी ग्रोथ चाहिए थी, उन्हें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ टाइम हिडन रहे वो बंदा, क्योंकि अब वो जो पेज है, वो तो किसी का सगा पेज नहीं है ना, मतलब वो किसी के फेवर में तो फ़ोटो डालेगा नहीं, तो ना किसी का केस डालेगा। जो एक्चुअल में चल रहा है वो डालना है। अगर उनकी पहचान या पता पड़ गया कि वो बंदा है कौन, तो फिर वही प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी उनको चीज़ें फेस करना पड़ेगी आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हाइड है उनकी। तो बस मेरे पेज की 80% जो ग्रोथ है, 70-80% वो उनके कारण है। अधिकतर कोलैप्स वगैरह होते रहते हैं आपके? डेली होते हैं लगभग। बीच में तो ऐसा टाइम आया था कि 2-4 दिन में कोलैब होना ही है, अभी भी हो ही रहा है। अभी रिसेंट 26 जनवरी वाला हुआ, फिर शाहजहाँपुर वाला, ये बेरुडुंगरी वाला हुआ। बातें होती हैं मतलब आपके? बातें होती, आप नहीं जानते उन्हें? मैं नहीं जानता, और वो तो जानते होंगे, क्योंकि वो तो हो सकता है कि वो आपको भी जानते हो, या हो सकता है अभी बाजू से निकल के गए, हमें पता नहीं है। जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक बिजनेस वे में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वहाँ पे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, और काम से ही काम हो रहा है। मतलब वैसे इंस्टाग्राम तो ऐसे ही है कि आप एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हो। तो उन्हें मेरा भी सपोर्ट है, मुझे उनका भी सपोर्ट है, उनको भी कंटेंट चाहिए रहता है, मुझे भी सपोर्ट चाहिए रहता है, तो हम दोनों के पास एक दूसरे का सपोर्ट है। तो बढ़िया लगा यश आपसे मिलके हमें, मुझे भी। और खासकर यश तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, इसे मैं अपर्चर बोलता हूँ। मैं भी आपको नए नए लोग से ही जानता हूँ, जब से जुड़े हैं। सही बात है। और खासकर अच्छे लोग मुझे सोशल मीडिया से मिले, खासकर कि आप, तो बढ़िया लगता है मतलब। और बढ़िया काम कर रहे हो आप, और हम विश करेंगे कि आप और ज़्यादा ग्रो करें। थैंक यू। तो आगे चलकर भी हम आपके लाइफ के उतार चढ़ाव के साथ आगे भी पॉडकास्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपर्चर मोड के क्रिएटिविटी को देखना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल और पेज की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, और एक यहाँ पे गोला बना हुआ जाएगा, तो आप जाके सब्सक्राइब जरूर करें और इन्हें फॉलो जरूर करें। ठीक है, आज मिलते हैं।